नमस्कार स्टूडेंट्स। आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल इंग्लिश क्रिएटिव्स में। मेरा नाम निखिल कपिल है और हम आज ग्रामर सीरीज का ये सेकंड पार्ट जिसमें टेंसेस को स्टार्ट करने जा रहे हैं। हम मिलकर टेंसेस को खत्म करेंगे और मैं आपको बता दूं, टेंसेस को हम ऐसे नहीं पढ़ेंगे। प्रेजेंट, ये पास्ट और ये फ्यूचर, और इसके भी चार टाइप, इसके भी चार टाइप और इसके भी चार टाइप, इनके बारे में मैंने आपको बताया, नॉलेज दी और टेंसेस खत्म हो गया। मैं आप लोगों को बता दूं, अगर आप ये ग्रामर की सीरीज देख रहे हैं तो ये मत सोचिएगा कि ये किसी पर्टिकुलर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए है या फिर डिफेंस एग्जाम्स के लिए या किसी भी एग्जाम के लिए ये नहीं है। इस सीरीज के अंदर आप पढ़कर हर कोई एग्जाम दे सकते हैं। मैं आप लोगों को बता दूं, आज जो टेंस स्टार्ट किए गए हैं ये टेंस थोड़ा टाइम लेंगे कंप्लीट होने में। ठीक है, तो शुरू करते हैं अपना आज का ये टॉपिक। देखिएगा, टेंसेस में सबसे पहले हम देखते हैं पास्ट, उसके बाद में हम देखते हैं प्रेजेंट, फिर फ्यूचर। अब इन तीनों टेंसेस के चार चार टाइप्स होते हैं। एक पास्ट का होता है सिंपल, सिंपल पास्ट। फिर होता है पास्ट कंटिन्यूस। फिर होता है पास्ट परफेक्ट। और उसके बाद में होता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। इसी तरीके से ये चार टाइप्स पास्ट के हैं, यही चार टाइप्स प्रेजेंट में भी होंगे और यही चार टाइप्स फ्यूचर में भी होंगे। मैं आप लोगों को बता दूं कि इन चार टाइप्स में ये जो सिंपल पास्ट है, सिंपल प्रेजेंट है, सिंपल फ्यूचर है, इसके ऊपर खाली इसकी डेफिनेशन हम नहीं जानेंगे, इसके बारे में नॉलेज ही नहीं लेंगे, इसके ऊपर इतनी प्रैक्टिस कर देंगे कि जब मैं आपको स्ट्रक्चर बोलूंगा लिखने के लिए तो आप बिना सोचे स्ट्रक्चर कंप्लीट लिख चुके होंगे। मैं आपको बता दूं कि प्रैक्टिस जितनी आपकी होगी टेंसेस के ऊपर, मैक्सिमम क्वेश्चंस की जब आप प्रैक्टिस कर चुके होंगे आपको एक एक चीज की नॉलेज हो जाएगी। ठीक है, तो मैं आज का टॉपिक हम शुरू करते हैं फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन की जानकारी से। देखिएगा, बेसिकली फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, ये तीन टाइप के पर्सन होते हैं। फर्स्ट पर्सन में आई वी आते हैं। बस अभी अगर आपने पर्सन नहीं पढ़े हैं तो सिर्फ इतना देख लीजिएगा कि इसमें क्या क्या होता है। ये घबराइएगा मत कि ये क्या चीज है और कैसे है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। यू, और इसके बाद में थर्ड पर्सन में दो तरीके के सब्जेक्ट आते हैं। एक तो होते हैं आपके सिंगुलर सब्जेक्ट्स और एक होते हैं आपके प्लूरल सब्जेक्ट्स। ठीक है, सिंगुलर में जैसे कि ही, शी, इट, या किसी का नाम, किसी वस्तु का, जगह का या किसी भी चीज का नाम। और प्लूरल में ऐसे ही जैसे दे, और किसी भी ग्रुप का नाम, ग्रुप का नाम नहीं, मैक्सिमम पीपल का नाम, ऐसे मतलब प्लूरल आप समझ गए होंगे, प्लूरल मतलब बहुवचन। ठीक है, मैं आप लोगों को बता दूं, आई, आई सिर्फ एक ऐसा वर्ड है, आई सिर्फ एक ऐसा पर्सन है जिसके साथ में एम का यूज होता है। हेल्पिंग वर्ब या फिर मेन वर्ब एम का यूज होता है। ये एम और इनमें से किसी के लिए भी यूज नहीं होता है, किसी के लिए भी नहीं। ये एम सिर्फ आई के लिए यूज होगा। आपने आपको ये बेसिक सी बात तो पता ही होगी, बहुत बेसिक चीज है। दूसरी चीज, वी, वी हमारा प्लूरल सब्जेक्ट होता है। ये जो वी है ये हमारा प्लूरल सब्जेक्ट होता है, तो इसके साथ में हम हेल्पिंग वर्ब आर यूज करते हैं। वी के साथ में इज नहीं आता है, वी के साथ में इज नहीं आता है। वी के साथ में अगर पास्ट की बात करूं तो वोज नहीं आता है, बताऊंगा पास्ट में। यू के साथ में आर,
यू भले ही आप एक अकेले बंदे को बोलो, लेकिन इंग्लिश जहाँ जहाँ चलती है उसके साथ साथ में एक्सेप्शंस भी चलते हैं। ठीक है, यू के साथ में आर आता है, भले ही वो सिंगल पर्सन के लिए आप बात कर रहे हो चाहे ज्यादा बंदों के लिए बात कर रहे हो। उसी तरीके से प्लुरल में अगर हम बात करें थर्ड पर्सन प्लुरल में, तो दे के साथ में आर आएगा, ये तो आपको पता है प्लुरल के साथ में आर होता है। सिंगुलर के साथ में हमेशा इज आएगा, या किसी पर्सन का नाम हो या कोई प्रोनाउन हो, जैसे ये लिखे हुए हैं। ठीक है भाई, ये तो बहुत छोटी सी बात थी, इसको तो आप जानते भी होंगे। अब हम लोग कुछ स्ट्रक्चर्स के बारे में जान लेते हैं। तो ये रहे में कुछ स्ट्रक्चर्स जिनके बारे में मैं बात कर रहा था। देखिएगा, सिंपल प्रेजेंट में ये 6 स्ट्रक्चर्स है। और पहला स्ट्रक्चर जैसे कि सब्जेक्ट प्लस इज एम आर, मतलब कि हेल्पिंग वर्ब या फिर मेन वर्ब, जिस तरीके से भी ये काम करेंगे आप उस तरीके से देख लेना। ठीक है, अब मैंने ऑब्जेक्ट के ऊपर क्रॉस लगाया है। ये क्रॉस इसलिए लगाया है क्योंकि इन सेंटेंसेस में ये सेंटेंसेस पहले मैं आपको बता देता हूँ, उसका नाम होता है स्टेट वाले सेंटेंसेस। याद रखिएगा, स्टेट वाले सेंटेंसेस मैंने इसलिए बोला है क्योंकि इसमें कोई एक्शन नहीं होता है। ठीक है, तो सिंपल प्रेजेंट इसका एक नाम और होता है प्रेजेंट इनडेफिनिट। ठीक है, इसका ये दूसरा नाम होता है। अब ऑब्जेक्ट तो होता नहीं है, एडिशनल इंफॉर्मेशन होती है। मैं आपको बता दूं कि एडिशनल इंफॉर्मेशन कैसे होगी। देखिएगा, मैंने एक सेंटेंस लिखा, आई एम आ टीचर, मैं एक अध्यापक हूं। इस सेंटेंस में आपको कैसे पता लगेगा कि ये स्टेट का सेंटेंस है और इसमें ऑब्जेक्ट है या नहीं है। वैसे तो मैंने ऑब्जेक्ट के ऊपर एक वीडियो बनाई है, आप उसको जाकर के चेक कर सकते हैं। उसमें मैंने ऑब्जेक्ट को बहुत अच्छे तरीके से बताया, जितना अच्छे तरीके से मैं बता सकता था। अब इसमें ऑब्जेक्ट तो नहीं है, तो ये जो टीचर लिखा हुआ है ये क्या है, ये हमारा सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। अब सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट तो हमने अभी तक पढ़ा ही नहीं है, तो याद रखिएगा कि आपको ये जो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है इसको अभी पढ़ना भी नहीं है, इसकी नीड नहीं है। बस ये ध्यान दीजिएगा कि ये सेंटेंस स्टेट का सेंटेंस है, ये एक स्टेटिक सेंटेंस है और इस सेंटेंस में कोई वो नहीं हो रहा है, मतलब एक्शन नहीं कर रहा है, कोई किसी को कुछ बोल नहीं रहा है, कुछ कर नहीं रहा है। ठीक है, और दूसरी चीज, ये आई के साथ में एम लगा है, आई के साथ में मैंने एम लगाया था। आई हमारा सब्जेक्ट है, हमारे पास में सब्जेक्ट है, एम है मतलब वर्ब है, और ऑब्जेक्ट तो है ही नहीं, एडिशनल इन्फॉर्मेशन। अब मैं इसको सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट ना बोल के एडिशनल इन्फॉर्मेशन बोलने वाला हूँ। ठीक है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने अभी आपको ना तो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट पढ़ाया है और ना ही ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट पढ़ाया है। ठीक है, जब पढ़ाएंगे आप खुद ब खुद समझ जाएंगे कि ये टीचर सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। ठीक है, अब जो सेकंड स्ट्रक्चर है वो इसका नेगेटिव है। ये स्ट्रक्चर इस वाले स्ट्रक्चर का नेगेटिव है। ठीक है, इसमें पहले हमने सब्जेक्ट देखा, उसके बाद में हमने वर्ब लगाई, फिर हमने नोट लगाया और फिर एडिशनल इंफॉर्मेशन। ठीक है, अब इस स्ट्रक्चर के ऊपर एक सेंटेंस बना लेते हैं। जैसे इसका इस स्ट्रक्चर का ये सेंटेंस और इस स्ट्रक्चर का भी सेंटेंस हम ऐसे ही बनाएंगे, आई एम नॉट अ टीचर, मैं एक अध्यापक नहीं हूं। बहुत ही सिंपल सा सेंटेंस है, इसमें बस नोट आ गया नहीं के लिए, नहीं हूं, और इसमें था मैं एक टीचर हूं। ठीक है, सब्जेक्ट चेक कीजिएगा आई, वर्ब चेक कीजिएगा एम, नोट आ गया और आ टीचर। ठीक है, ये एडिशनल इंफॉर्मेशन है। ठीक है, अब हम अपना अगला जो है स्ट्रक्चर देख लेते हैं। इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस एडिशनल इंफॉर्मेशन, इसका मतलब क्या है, ये क्वेश्चन वाला जो है स्ट्रक्चर है, क्वेश्चन वाला इंटरोगेटिव वाला। ठीक है, इंटरोगेटिव में क्वेश्चन मार्क आता है। कैसे, पहले हम इसमें वर्ब लगाएंगे, उसके बाद में सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर एडिशनल इंफॉर्मेशन लगाएंगे। कितना सा स्ट्रक्चर है देखिएगा, 2 वर्ड का स्ट्रक्चर है, इसको लिखने की भी जरूरत नहीं है। ठीक है, देखिएगा एक सेंटेंस बनाते हैं। जैसे मैंने आई एम अ टीचर लिखा था, उसी से ही ये क्वेश्चन मार्क वाला हम सेंटेंस बनाएंगे, आई एम
आई अ टीचर। मैंने बोला एम आई अ टीचर, इसका सेंटेंस का मतलब है क्या मैं एक अध्यापक हूं। ये मतलब पूछ रहा है, क्वेश्चन मार्क, इसलिए मैंने लगाया है। ठीक है, अब चेक कीजिएगा, एम आया है, वर्ब, स्टार्टिंग में वर्ब लगी है तो एम आ गया हमारा वर्ब। उसके बाद में सब्जेक्ट लगा है, आई हमारा सब्जेक्ट है। उसके बाद में एडिशनल इंफॉर्मेशन ये है। ठीक है भाई, इतना समझ गए होंगे आप। अब इस स्ट्रक्चर का ये नेगेटिव है, इज एम आर मतलब कि वर्ब्स, वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट, इसका नेगेटिव ये है नोट, और नोट के बाद में ये एडिशनल इंफॉर्मेशन है। ठीक है, जैसे मैंने बनाया था आई एम अ टीचर, उसी के हिसाब से आप बनाकर देखिएगा कैसे कैसे बनेगा। ठीक है, उसमें एम वर्ब थी तो इसमें वर्ब पहले दी गई है एम, सब्जेक्ट आई था आई, नोट प्लस एडिशनल इंफॉर्मेशन था अ टीचर, एम आई अ टीचर या आई एम अ टीचर। और अब बना है एम आई नोट अ टीचर। चेक कीजिएगा, आपको लग रहा हो कि एम नोट आई अ टीचर, कहीं ना कहीं अगर आप बहुत बेसिक से पढ़ रहे हैं तो आपको जरूर लगेगा कि एम नोट आई अ टीचर। गलत है जो आप सोच रहे हैं। ठीक है, मैं आपको बताऊं, एम अगर स्टार्टिंग में वर्ब आई है, उसके बाद में सब्जेक्ट आएगा, और जो नेगेटिव है वो सब्जेक्ट के बाद में आएगा। वर्ब चाहे हमारी हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब स्टार्टिंग में लग रही है चाहे बाद में लग रही है, लेकिन सब्जेक्ट के बाद में नोट आएगा। ठीक है, इस चीज को याद रखेगा। और एडिशनल इंफॉर्मेशन आपको पता ही है, वो लास्ट में ही आती है। ठीक है, जैसे मैं आपको सेंटेंस बनवा रहा हूं, एक सेंटेंस में आपको लिख देता हूं, जैसे कि शी इज ब्यूटीफुल। इसके ऊपर आप ये सेंटेंस लिख लीजिएगा और इसके अकॉर्डिंग 6 के 6 बनाइएगा। अभी तो मैं आपको बनवा रहा हूँ, 5 और 6 हमारा बचा हुआ है, इनको मैं बनवा दूंगा। और उस सेंटेंस के अकॉर्डिंग आप 6 के 6 में इंप्लीमेंट कीजिएगा, बनाकर देखिएगा। अगर नहीं बने तो मुझे बोलेगा, इनमें से जरूर एक ना एक तो आप बना ही लेंगे। पहला तो वैसे मैंने बना ही दिया है ये वाला, लेकिन आप लिखिएगा सेंटेंस को बनाने के बाद में उसके ऊपर लिखिएगा कि ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, और ये हमारा एडिशनल इंफॉर्मेशन है। ठीक है, इतना करेंगे तो आपको प्रैक्टिस ही होगी, कुछ गलत नहीं होगा, आपकी प्रैक्टिस ही होगी। आप ज्यादा से ज्यादा सीख पाएंगे, क्योंकि आप भी सीखने आए हो और शायद मैं आपको सिखाने आया हूँ। ठीक है, मिलकर दोनों अगर सीख लेंगे तो थोड़ा मुझे भी नॉलेज और ज्यादा हो जाएगी, और आपकी तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी। ठीक है, अब देखते हैं फिफ्थ स्ट्रक्चर। फिफ्थ स्ट्रक्चर में आप देख रहे हो कि डब्ल्यू एच क्या है। ये डब्ल्यू एच है क्वेश्चन वाले सेंटेंस, जैसे कि व्हाट, व्हाई, हुम, और बहुत सारे। ठीक है, व्हाट, व्हाई और हुम मैंने लिख दिया, और बहुत सारे होते हैं, आप आपको पता भी होगा। ठीक है, अब इसके ऊपर एक सेंटेंस बना लेते हैं, जैसे मैंने लिखा था आई एम अ टीचर। अब इसके अकॉर्डिंग बनाते हैं, इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग मैं बनाता हूँ वाई से डब्ल्यू एच फैमिली। डब्ल्यू एच फैमिली के अंदर आते हैं सारे क्वेश्चन वर्ड्स। ठीक है, वाई एम मतलब हेल्पिंग वर्ब, आई मतलब सब्जेक्ट, और एडिशनल इंफॉर्मेशन हमारी आर टीचर। वाई एम आई आर टीचर, मैं एक अध्यापक क्यों हूं। वाई की साउंड आपको पता है, वाई की वॉइस आपको पता है, इसकी वॉइस होती है क्यों, या क्यों जैसे भी लिखते होंगे, क्यों क्यों, जो भी है मुझे मतलब नहीं पता है भाई, याद नहीं है। ठीक है, इसका मतलब वाई का आपको पता चल गया, और सेंटेंस का भी आपको पता चल गया है। ठीक है, नोट कर लीजिएगा इसको। उसके बाद में देखते हैं जो हमारा सिक्स्थ स्ट्रक्चर है, इसके अंदर क्या होता है। डब्ल्यू एच फैमिली का वर्ड होगा, मतलब वाई लगा लेते हैं, इज एम आर, एम हमारी उसमें मेन वर्ब थी, एम, वाई एम, आई मतलब सब्जेक्ट। उसके बाद में नोट आया है, नोट। उसके बाद में
जो एडिशनल इंफॉर्मेशन है, नोट के बाद में एडिशनल इंफॉर्मेशन हमारी क्या थी, आ टीचर। चेक कीजिएगा सेंटेंस को, क्या सही बना है, चेक कीजिएगा, खुद चेक करिएगा। वाई ठीक है, एम इसके अकॉर्डिंग है, आई ये भी सब्जेक्ट सही है, नोट आ टीचर, नोट आ टीचर एडिशनल इंफॉर्मेशन, सेंटेंस हमारा बिल्कुल सही है, आप चेक करके देख सकते हैं। और याद से इस सेंटेंस के ऊपर ये पांचों के छह के छह स्ट्रक्चर जो है आप इम्प्लीमेंट करके जरूर देखिएगा, प्रैक्टिस आपकी ही होनी है, ठीक है। अब ये स्ट्रक्चर्स तो कंप्लीट हो गए, इनके ऊपर सेंटेंस तो आप बना ही लोगे। मैं अब आपको थोड़ी और जानकारी दूंगा, छोटी छोटी सी बेसिक सी जानकारी जो शायद आपको पता भी हो। ओके, अब हम देख लेते हैं ए एन दा का यूज। ऐसा नहीं है कि आर्टिकल्स पढ़ रहे हैं, आर्टिकल्स के बारे में थोड़ी थोड़ी नॉलेज ले रहे हैं जिससे कि आगे सेंटेंस बनाने में हमारी हेल्प हो सके। अगर इनको नहीं सीखेंगे तो सेंटेंस में बहुत सारी मिस्टेक्स है जो हम लगातार करते चले जाएंगे, ठीक है। देखिएगा, सबसे पहले ए, ए हम किस चीज के लिए यूज करते हैं, हम बोलते हैं ना कि ए यूज करते हैं कॉन्सोनेंट के लिए, एन यूज करते हैं वोवेल के लिए। क्या ये चीज हम कंप्लीट बोल पा रहे हैं, क्या ये चीज कंप्लीट है यूज करने में या फिर बोलने में, साउंड करने में? नहीं, ये चीज अधूरी है। कैसे अधूरी है? ए कॉन्सोनेंट साउंड, ए कब यूज होगी, जब कॉन्सोनेंट नहीं होगा, कंसोनेंट की साउंड होगी। कैसे होगी वो भी सुनना। एन कब यूज होगा, जब वोविल होगा, जब वोविल की साउंड होगी। जैसे कि मैंने आपको बता दिया है कि वोविल साउंड और कॉन्सोनेंट साउंड के बारे में। कॉन्सोनेंट साउंड कैसी होगी, वो बहुत सारी होती हैं, आप समझ लीजिएगा खाली वोविल साउंड को, जैसे कि ए आ ई उ ए, ये सब वोविल साउंड है। सेंटेंस में या किसी वर्ड की स्टार्टिंग में अगर इन साउंड्स के साथ में अगर वर्ड शुरू हो रहा है तो एन लगेगा और बाकी के साथ में ए लगेगा। आप समझिएगा कि कैसे। मैंने लिख दिया एक साइड में ए और एक तरफ लिख दिया एन। मैं आपको धीरे धीरे बता रहा हूं। यूनियन मैंने सबसे पहले लिखा, यूनियन, यूनियन मैंने स्टार्टिंग में आपको लिख कर दिया। आप किसके साथ में लगाना पसंद करेंगे इसको, यूनियन को, या तो ए के साथ में या फिर एन के साथ में? एन के साथ में है ना, नहीं भाई, ए के साथ में लगेगा यूनियन। ए के साथ में क्यों लगेगा, क्योंकि ये जो यूनियन साउंड है ये यू से स्टार्ट हुई है, यूनियन वर्ड की वॉइस यू से स्टार्ट हुई है, इसलिए आ लगेगा इसके साथ में, आ यूनियन। और अगर मैं पूछूं एमएलए या एमपी, आ एमएलए आ एमपी, एन एमएलए एन एमपी, समझिएगा कैसे। एम, एम ऐसे स्टार्ट हो रहा है, या फिर एन एमएलए और एन एमपी। ये मैंने आपको वॉइस बताई थी, ए वो वाली अगर आपको याद हो तो ये एन के साथ में लगेगी। अब एक दो एक्सेप्शन है, जैसे कि ये घंटे वाला आ रहा है और ईयर, इन दोनों के साथ में आप कौन सा लगाएंगे, या तो एन या फिर आ। एच लगा है, हवर, हवर इसकी जो प्रोनाउंसिएशन होती है वो हवर नहीं होती है, वो आर होती है, आर, जैसे कि एन आर, आर आ। मैंने आपको बोला था, तो ये वही आ वाली वॉइस दी है इसने, आ, इसलिए एन लगाया गया। अब ईयर, ईयर, ईयर नहीं बोलता है, ई, ये वाला ईयर नहीं है, ये है ईयर, ईयर, ये वाला ईयर, ये इसके साथ में आया तो इसके साथ में आ यूज किया जाएगा। ये कॉन्सोनेंट वॉइस है, मैंने आपको ये नहीं बताया था, मैंने आपको वोविल वॉइस ये बताई थी, ये कॉन्सोनेंट वॉइस है, ठीक है। इतना समझ गए? तो मैं आपसे पूछता हूँ, आप कोशिश कीजिएगा जवाब देने की, कि जैसे कि आप ले लीजिएगा टी, टी तो बहुत इजी है, आ टीम, आ टीम वर्क, आ टीम कुछ भी, टी लगा है, कॉन्सोनेंट भी, और कॉन्सोनेंट वॉइस भी इसकी कॉन्सोनेंट है, ठीक है। और जैसे कि एन के ले लीजिएगा एक दो और, जैसे कि एन इंडियन,
किसकी वॉइस है? ई। एंड इंडियन। आप अपनी डेली लाइफ में बहुत सारे वर्ड्स ऐसे सुनते होंगे जिनके स्टार्टिंग में तो कॉन्सोनेंट आता है, लेकिन वॉइस उनकी वोविल होती है। इसका एक टॉपिक है, पूरा बड़ा टॉपिक है इसके ऊपर भी, ए एन कहाँ पर यूज करते हैं। टॉपिक नहीं पढ़ रहे हैं, सिर्फ थोड़ी सी नॉलेज दे रहे हैं इसके बारे में सेंटेंस में, जिससे कि हम गलती ना करें। ठीक है। अब द के बारे में हम बात कर लेते हैं, थोड़ी सी जानकारी द के बारे में ले लेते हैं। जैसे कि मैंने लिखा द किस चीज के लिए यूज होता है? पर्टिकुलर वस्तुओं के लिए, जिनके बारे में हम बात कर रहे होते हैं। पर्टिकुलर वस्तु कैसे? मैं आपको दो सेंटेंस बोलता हूँ, उनमें दोनों में पहचानिएगा कि पर्टिकुलर चीज किसके बारे में है, किस सेंटेंस में मैं पर्टिकुलर बात कर रहा हूँ और किस सेंटेंस में मैं जनरल बात कर रहा हूँ। जैसे कि पुष्प आकर्षक हैं, पहला सेंटेंस, और दूसरा पुष्प आकर्षक होते हैं, ये दूसरा सेंटेंस है। पहले में है पुष्प आकर्षक हैं और सेकंड है पुष्प आकर्षक होते हैं। आपको कौन सा सेंटेंस लगा कि जनरल है और कौन सा लगा पर्टिकुलर है? मुझे तो ये पर्टिकुलर लग रहा है और ये लग रहा है जनरल। क्यों? मैंने आपको बोला पुष्प आकर्षक होते हैं, सेकंड सेंटेंस में बता रहा हूं कैसे जनरल होगा। पुष्प आकर्षक होते हैं, इन जनरल सी बात है कि पुष्प तो आकर्षक होते ही हैं, सभी पुष्पों के बारे में आपको बात कर रहा हूं। और जो पहला है, ये जैसे मैंने दो फूल बनाए हैं, ये आकर्षक हैं, शायद मैं इनके बारे में बात कर रहा हूँ, या फिर मेरे पास कोई भी फूल रखा है मैं उसके बारे में बात कर रहा हूँ, मेरे सामने बगीचा में उन पुष्पों के बारे में बात कर रहा हूँ। या तो आंखों देखी बात, या फिर जिस चीज के बारे में आपको जानकारी है, वहां वाले पुष्प वे आकर्षक हैं, वे पुष्प आकर्षक हैं, उसमें आपको द यूज करना है। मैंने लिखा ना आपके सामने, पर्टिकुलर वस्तुओं के लिए जिनके बारे में आप बात कर रहे हैं, ये पुष्प आकर्षक हैं, तो द फ्लावर्स आर अट्रैक्टिव। मैंने आपको बोला था ना, ये मत समझ लीजिए ना कि ये दीज लगेगा इसके लिए, दीज फ्लावर्स नहीं भाई। पर्टिकुलर वस्तु के बारे में जब हम बात करते हैं तो सेंटेंस में ये चीज लिखी हुई नहीं मिलेगी, खाली इतना लिखा हुआ मिलेगा कि पुष्प आकर्षक है, या फिर जो भी आपका सेंटेंस होगा। ठीक है। और दूसरे में पुष्प आकर्षक होते हैं, जनरल आइडिया हम बता रहे हैं, जनरल चीज बता रहे हैं, तो उसके लिए द का कोई काम नहीं है। ये सेंटेंस अगर आप नहीं समझ पाए हैं तो मैं आपको एक और सेंटेंस देता हूं, उसमें ढूंढेगा। सैनिक बहादुर होते हैं, पहला सेंटेंस, और दूसरा सैनिक बहादुर हैं, सैनिक बहादुर होते हैं और सैनिक बहादुर हैं। इन दो सेंटेंसेस में पहले मैंने आपको बोला सैनिक बहादुर होते हैं, होते हैं मतलब सभी सैनिक बहादुर होते हैं। मैं ये बताना चाह रहा हूं आपको कि सभी सैनिक ही बहादुर होते हैं, सभी सैनिक बहादुर होते हैं, सारे सोल्जर्स बहादुर होते हैं। और जो सेकंड सेंटेंस है सैनिक बहादुर हैं, मैं किसी पर्टिकुलर मंडली के बारे में बात कर रहा हूँ, पर्टिकुलर ग्रुप के बारे में बात कर रहा हूँ सैनिकों के, कि ये सैनिक बहादुर हैं। जैसे कि द सोल्जर्स आर ब्रेव। क्योंकि द मैंने क्यों लगाया? क्योंकि मैं पर्टिकुलर सैनिकों के बारे में बात की, सैनिक बहादुर है भाई, ये सैनिक बहादुर है, इसलिए मैंने द का यूज किया, जिनके बारे में मैं, जब मैं पर्टिकुलर चीज के बारे में बात कर रहा हूँ। और मैंने बोला सैनिक बहादुर होते हैं, तो मैंने सिंपल ऐसे बोल दिया सोल्जर्स आर ब्रेव। सैनिक बहादुर होते हैं, सैनिक तो भाई बहादुर होते ही हैं। ये जनरल सा आइडिया देता है जब मैं ऐसे बोला ना, होते ही हैं। शायद इससे ज्यादा समझ पाए हो। इतना बहुत है जानकारी हमारे लिए दा के बारे में भी। लेकिन एक छोटी सी चीज और आती है दा के लिए, मैं आपको उसको भी बता देता हूँ। द प्लस में एडजेक्टिव जब हम करते हैं तो एक प्लूरल क्लोज बनता है। क्या बनता है? प्लूरल क्लोज बनकर तैयार होता है। प्लूरल क्लोज का मतलब क्या होता है? आप इसको छोड़िएगा, इसमें आप कंफ्यूज हो सकते हैं। मैं लिखता हूं द प्लस एडजेक्टिव, प्लूरल चीज बनती है, कुछ भी प्लूरल सेंस देता है। क्लोज छोड़िएगा, ठीक है। क्लोज फ्रेज अभी तक नहीं पढ़े हैं, शायद आप ना समझ पाओ। प्लूरल प्लूरल चीज कैसे बनती है देखिएगा। मैंने लिखा द, एडजेक्टिव मैंने लिया रिच, आर
एरोगेंट, द रिच आर एरोगेंट। अब द रिच लग जाने से क्या, अब आपको लगा होगा कि कुछ पर्टिकुलर रिच सामने बैठे हैं, कुछ पर्टिकुलर अमीर व्यक्ति सामने बैठे हैं और मैं उनके बारे में बात कर रहा हूं। नहीं, जब भी दा के साथ में एडजेक्टिव लगेगा, ये किसी की विशेषता है कि वो अमीर है, ये किसी की विशेषता मैं आपको बता रहा हूं। द प्लस रिच मतलब सभी रिच पीपल, जितने भी रिच पीपल हैं उन सभी के बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक है, चाहे वो देश के हों या दुनिया के हों, ठीक है। द रिच और एरोगेंट ये प्लूरल बन गया, मतलब ऑल रिच पीपल, द प्लस रिच, ऑल रिच पीपल और होते हैं घमंडी। सेंस तो वही आई, इन जनरल सही आइडिया है, लेकिन इसमें दा लग गया तो शायद इसकी वजह से आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि जनरल आइडिया है फिर भी दा लग गया। कंफ्यूज नहीं होना है, ये एडजेक्टिव है। यहाँ पर अगर पुअर लगाते आप, जैसे कि मैं एक पुअर के ऊपर सेंटेंस बना देता हूं, द पुअर, ये भी एक एडजेक्टिव है। आर वीक, वीक लगा लीजिएगा, मतलब पुअर व्यक्ति, गरीब व्यक्ति, सभी गरीब व्यक्ति के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। ऑल पुअर पीपल, ऑल, कोई भी ना छोड़ने पाए भाई, कोई भी ना छूटने पाए, सभी पुअर पीपल आर वीक, कमजोर होते हैं। वीक का मतलब कमजोर होता है। वीक की स्पेलिंग चेक कीजिएगा, WEAK, ये होती है WEE के, सप्ताह के लिए होता है, ठीक है। ये कमजोरी के लिए होता है और ये सप्ताह के लिए होता है, ये थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है, ठीक है। अब द पुअर, सभी पुअर पीपल क्या होते हैं, कमजोर होते हैं। तो ये जो अगला टॉपिक है, ये कोई बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है और इम्पोर्टेंट है, थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। बाकी अगर आप इस टॉपिक में कोई गलती करते हैं तो पूरा सेंटेंस भी गलत हो सकता है। जैसे कि मैंने यहाँ पर कुछ चीजें लिखी है। एवरी स्टेट हैज अ सीएम, प्रत्येक राज्य में एक सीएम होता है, एक मुख्यमंत्री होता है, एक चीफ मिनिस्टर होता है। हमारे कुल राज्य 28 है, हर एक राज्य में सीएम होता है। तो मैंने बात की है हर एक स्टेट की, मतलब हर एक स्टेट में सिर्फ एक ही सीएम होता है। अगर सीएम दो होते तो मैं यहाँ पर क्या लिखता, लेकिन सीएम हर राज्य में एक ही होता है, तो मैंने लिखा एवरी स्टेट हैज अ सीएम। अब मैं आपको क्या बता रहा हूँ, पहले ये जान लीजिएगा। ए का यूज, ए का यूज मतलब कि ए का यूज और एक का यूज, एक का यूज हम किस जगह पर ए का यूज और एन का यूज करेंगे, वो नहीं बता रहा हूँ कि वोवेल कॉन्सोनेंट वाला नहीं बता रहा हूँ, सिर्फ बता रहा हूँ संख्या के अकॉर्डिंग, नंबर्स के अकॉर्डिंग ए लगाएंगे एन लगाएंगे, कैसे लगाएंगे, ठीक है। गन इज लीगल वेपन, ये सेंटेंस इनकरेक्ट है क्योंकि इसमें हमें आर्टिकल की जरूरत पड़ेगी दिखाने के लिए, जैसे कि अ गन, इसका मतलब मैं आपको बताऊंगा। अ गन इज अ लीगल वेपन, अ गन इसका क्या मतलब है, क्या एक ही बंदूक घातक साबित हो सकती है, देखिएगा इसका मतलब होता है प्राण घातक। इस सेंटेंस के अकॉर्डिंग तो आपको लग रहा होगा कि एक गन के बारे में बात किया, सिर्फ एक ही गन क्या खतरनाक हो सकती है, नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ गन एक वेपन होता है, वेपन लेकिन बहुत सारे होते हैं। तो बहुत सारे वेपन्स में से एक वेपन की मैंने बात की है जिसका नाम है गन, इसलिए मैंने ए का यूज किया। बहुत सारे वेपन्स में से एक वेपन है जो है गन, वो भी खतरनाक होती है, इसलिए मैंने ए का यूज किया। अ गन मतलब गन भी इज अ एक लीडर वेपन होती है। मैंने गन की सभी वैरायटीज के बारे में बात की है, क्योंकि गन एक वेपन है और ये बहुत सारे वेपन्स में से एक वेपन की बात की गई है जिसका नाम गन है, इसलिए एक यूज किया। और एक गन के लिए मतलब एक वैरायटी के वेपन के बारे में बात की है, इसलिए यहाँ पर भी मैंने एक यूज किया है, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस है माई फादर इज असिस्टेंट टीचर, मेरे पिता एक असिस्टेंट टीचर है। पिता एक होते हैं लेकिन असिस्टेंट टीचर्स बहुत सारे होते हैं, असिस्टेंट टीचर हमारे देश में बहुत सारे हैं। मैं बात कर रहा हूँ अपने फादर के बारे में जो कि एक असिस्टेंट टीचर हैं और बहुत सारे असिस्टेंट टीचर्स में से एक असिस्टेंट टीचर हैं, इसलिए एक का यूज किया है।
माई फादर इज अ असिस्टेंट टीचर। इज, ध्यान रखिएगा भाई, मैं भी ये गलती कर रहा था। इज एन असिस्टेंट टीचर, वही बात है ए या एन वाली, एन का मतलब भी एक ही होता है, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस में आई हैव एल्डर सिस्टर, मेरी एक बड़ी बहन है। मेरी एक बड़ी बहन है, मैंने एक के बारे में बात की है, वो भी नॉर्मल सी बात है। अगर एक के बारे में बात की है तो एन ही आएगा, टू नहीं लगा सकते, थ्री नहीं लगा सकते, जितनी है उतनी ही लगाएंगे हम। टू है तो टू लगाएंगे, थ्री है तो थ्री लगाएंगे, अभी एक है तो एक लगाया। आई एम रीडिंग, कितनी बुक रीड कर सकते हो आप एक टाइम में? आप एक टाइम में एक ही बुक रीड कर सकते हो, सिंगल बुक आप रीड कर सकते हो, इसलिए आई एम रीडिंग अ बुक, इसलिए आ का यूज किया, ठीक है। अब नेक्स्ट सेंटेंस में है ही हैज कैट, उसके पास बिल्ली है। अगर बिल्लियों की संख्या एक से ज्यादा है तो वो लिखेंगे, लेकिन अगर बिल्ली एक ही है तो आ का यूज करेंगे। लेकिन जैसे कि आप सभी जानते ही हैं कि जैसे जैसे हम इंग्लिश को पढ़ते जाते हैं, एक्सेप्शंस भी हमारे साथ साथ चलते जाते हैं। उसी तरीके से जो हमने ए या एन पढ़ा है, कैसे कैसे यूज किया जाता है, उसमें भी एक एक्सेप्शन हमारे सामने निकल कर आता है। वो क्या होता है वो देख लेते हैं। एक्सेप्शन क्या होता है? मैंने एक वर्ड लिखा मैन, आप सभी जानते हैं इसका मतलब होता है व्यक्ति, आदमी, और मैंने इसके नीचे ही लिख दिया एक बार वो मैन। मैं आपको बोलूं कि इन दोनों का मतलब अलग अलग है, शायद आप नहीं माने, लेकिन अगर मैं आपको समझाऊंगा आपको ये चीज माननी पड़ेगी। इसका मतलब मैं किसी मनुष्य के बारे में बात कर रहा हूं, लेकिन इस मैन के बारे में मैंने जब बात की, मैंने पूरी की पूरी मानव जाति के बारे में ही बात कर दी। कैसे? वो चीज हम सेंटेंस के थ्रू ही समझ पाएंगे, ऐसे हमारे दिमाग में नहीं घुसेगी। देखिएगा, मैंने लिखा मैन, मनुष्य, एक मनुष्य के बारे में बात की, किसी भी प्राणी के बारे में मैं बात कर रहा हूं। जैसे कि मैं एक सेंटेंस लिखता हूं, अ मैन वॉज सिंगिंग, एक व्यक्ति गाना गा रहा था। अ मैन वॉज सिंगिंग, कोई भी एक व्यक्ति गाना गा रहा था। लेकिन मैंने इसके साथ में तो आर्टिकल लगाया क्योंकि मैं किसी एक व्यक्ति के बारे में बात कर रहा हूं जो कि गाना गा रहा था। लेकिन अगर मैं मानव जाति के बारे में बात करूं और इसके ऊपर सेंटेंस बनाने के हो तो कैसे बनेगा वो देख लेते हैं। मैन इज सेल्फिश, इसका मतलब है मानव, मानव सेल्फिश होता है। मानव पूरी की पूरी जाति, मानव जाति के पूरी की पूरी जाति के बारे में मैंने बात कर दी है एक मैन के कारण। लेकिन वहीं इसका मतलब चेंज हो जाएगा अगर मैं इसके साथ में क्या यूज कर दूं, आ का यूज कर दूं। इस ए के लगने के कारण इस पूरे सेंटेंस का मतलब चेंज हो जाएगा। कैसे? अ मैन इज सेल्फिश, मैं सिर्फ एक ही व्यक्ति के बारे में बात कर रहा हूं अब आ लगाने के बाद में। लेकिन अगर मैं ए नहीं लगाता हूं, ए को हटाता हूं, तो इसका मतलब हो जाएगा पूरी मानव जाति। ठीक है, आप शायद समझ गए होंगे, यही इसका एक्सेप्शन था। अब बढ़ जाते हैं अपने अगले टॉपिक के ऊपर। ये जो ए या एन का मैंने आपको यूज बताया समझाया है, ये कोई आर्टिकल मैंने आपको नहीं पढ़ाए हैं। ये जो ए एन और दा का यूज है, इसके ऊपर पूरा एक चैप्टर होता है जिसको हम आर्टिकल बोलते हैं। उस चैप्टर को अभी तो नहीं पढ़ेंगे, टेंसेज खत्म करेंगे उसके बाद में एक दो और टॉपिक खत्म करेंगे, उसके बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। अभी हम देख लेते हैं एक दो कंजंक्शन, जैसे कि एज वेल एज एंड, ये दो जो कंजंक्शंस हैं, इनका यूज जो मैं आपको क्वेश्चंस की शीट दूंगा, उसकी ट्रांसलेशन की जो मैं आपको शीट दूंगा, उसमें इन दोनों कंजंक्शंस का यूज होगा। इन दोनों का यूज होगा जो मैं आपको शीट दूंगा, प्रैक्टिस शीट, उसके अंदर। इसलिए बता रहा हूं जिससे कि आप गलती ना करो उस शीट के अंदर जब क्वेश्चन बनाने को, ठीक है। एज वेल एज, देखिएगा,
जब सेंटेंस में एज वेल एज यूज होता है तब हेल्पिंग वर्ब पहले सब्जेक्ट के साथ में लग दिया है। देखिएगा एज वेल एज के साथ में कैसे बनता है सेंटेंस हमारा, एज वेल एज प्लस डबल सब्जेक्ट आते हैं एज वेल एज के साथ में, एक इसके पहले और एज वेल एज के एक बाद में, ऐसे सेंटेंस हमारा बनता है पूरा। ठीक है, मैं आपको बनाकर दिखा देता हूँ, शायद इससे ना समझ में आए। जैसे कि द प्रिंसिपल, प्रिंसिपल की स्पेलिंग ध्यान से देख लीजिएगा एक बार, PLE नहीं होता है, PAL होता है। ठीक है, द प्रिंसिपल। अब लिखता हूं एज वेल एज द टीचर्स, आप शायद देख पा रहे हो, आर एबसेंट टुडे। मैंने बात की है प्रिंसिपल और साथ ही साथ, इसका मतलब साथ ही साथ, इसका मतलब होता है साथ ही साथ द टीचर्स आर एबसेंट टुडे, द प्रिंसिपल एज वेल एज द टीचर्स आर एबसेंट टुडे। मतलब प्रिंसिपल और साथ ही साथ सारे टीचर्स भी आज एबसेंट हैं। अब जब सारे टीचर्स एबसेंट रह गए तो बच्चे अकेले रह गए। ठीक है, देखिएगा द प्रिंसिपल और द टीचर्स, मैंने आपको सब्जेक्ट वाले उसमें टॉपिक में पढ़ाया था इससे पहले वाले लेक्चर में। ये एक सब्जेक्ट तो ये हो गया और एक सब्जेक्ट हो जाएगा ये, दो सब्जेक्ट हो गए, बीच में एज वेल एज लग गया हमारा कनेक्टर। अब मैंने यहाँ पर एक गलती क्या की है, शायद आप समझ भी गए होंगे, अगर आपको याद है मैंने क्या बताया था इस वाली जगह पर, याद हो तो सही है, नहीं तो मैं बता रहा हूं। देखिएगा आर, ये जो मैंने आर लगाया है ये गलत है इस सेंटेंस में, क्योंकि मैं आपको बता रहा था कि जब एज वेल एज आएगा तो इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमारा हेल्पिंग वर्ब लगेगा। यहां पर इज, हमारी जो वर्ब लगेगी अगर एज वेल एज यूज किया गया है तो पहले वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगेगी, और जब एज वेल एज का यूज होगा तो दो सब्जेक्ट होंगे ही होंगे, दो सब्जेक्ट जरूर होंगे, क्योंकि कनेक्टर है, दो चीजों को जोड़ेगा, और जोड़ेगा किसको, दो सब्जेक्ट्स को जोड़ेगा। ठीक है, अब अगर एंड की बात करें तो एंड के साथ देखिएगा कैसे हमारी जो वर्ब है वो आती है। एंड के लिए मैंने लिखा सब्जेक्ट प्लस एंड और प्लस में सब्जेक्ट, जैसे कि दो सब्जेक्ट आए हैं ना इसमें, जैसे कि मैंने लिखा राहुल एंड राघव आर बेस्ट फ्रेंड्स। राहुल एंड राघव आर बेस्ट फ्रेंड्स। अब मैंने सेंटेंस में एक गलती कर दी है, वो गलती शायद आप समझ भी गए हो, ये वर्ब की आपने शायद पकड़ लिया होगा, आप गलत पकड़ लिया आपने, ये आर ही रहेगा यहाँ पर, इज लगा दूं भाई, देखेगा इज नहीं आएगा, आर आर ही आएगा हमारा। ये शायद आपको अब दिमाग में बैठ गया हो कैसे, सब्जेक्ट दो हैं, एंड से जब कोई भी चीज जुड़ेगी तो वो दोनों सब्जेक्ट के बारे में बात करेगी। एंड से जब भी दो चीजों को हम जोड़ेंगे, दो सब्जेक्ट्स को हम जोड़ेंगे, तो उसमें आर आएगा। मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब जो भी है वो प्लूरल आएगी, लेकिन इसके साथ साथ एक एक्सेप्शन और है। हम जब बोलते हैं ना और, मैं अगर इन दोनों के बीच में और लगा दूं, मैं इन दोनों के बीच में और लगा देता हूं, तो अब यहां पर वर्ब बताएगा कौन सी आएगी, प्लूरल आएगी या सिंगुलर आएगी। यहां पर सिंगुलर वर्ब आएगी। ये और इंग्लिश का है, हिंदी का और नहीं होता, वो और होता है और, या तो ये या फिर वो, और इसका मतलब या या तो यह या फिर यह, कोई सा भी एक सब्जेक्ट चाहे चार हो, या लग गया तो और लग गया तो सब्जेक्ट एक के बारे में ही बात होगी सेंटेंस में, इसलिए मैंने वर्ब यहाँ पर इज लगाई। गलती मत करना कि और लग गया, हिंदी का सोच रहे हैं, दिमाग में आता रहता है ना, हम हिंदी बोलते रहते हैं और याद रहता है,
और हम यहाँ पर आर कर देते हैं। ऐसे गलती हो जाती है, लेकिन अगर आपने ये पढ़ दिया है ध्यान से तो आप ये गलती शायद ना करें, ठीक है। तो स्टूडेंट्स अब हम देख लेते हैं एक जो एक्सेप्शन लगा लीजिए, या फिर कुछ भी आप जो समझ सकते हैं उस तरीके से आप समझ लीजिएगा। मैं एक सेंटेंस लिखता हूं, टेल मी, और साथ में ये सेंटेंस वेयर ही इज। जबकि इस सेंटेंस में मैंने सब्जेक्ट पहले लगाया है और वर्ब बाद में लगाई है, और हमने जब पढ़ा था उसमें हमने पढ़ा था डब्ल्यू एच के साथ में जो वर्ब है वो पहले आएगी और जो सब्जेक्ट है वो बाद में आएगा, और तब जाकर हमारा क्वेश्चन अप्रोप्रिएट बन पाएगा और सही हो पाएगा, ठीक है। लेकिन यहां पर हम क्या मिस्टेक कर रहे हैं कि जो सब्जेक्ट आपका है उसको हमने पहले लगा दिया, वर्ब को बाद में। हमको ऐसा ही करना पड़ेगा जब हम कोई भी क्लोज डब्ल्यू एच वाले वर्ड से पहले यूज करेंगे। जैसे कि आई डोंट नो, आई डो नॉट नो, मैं नहीं जानता, वेयर ही इज, कि वह कहाँ है, मुझे नहीं पता कि वह कहाँ है। लेकिन अगर मैं इस क्लोज को छोड़कर खाली इस सेंटेंस को बोलूं तो ये खाली बोलने में गलत होगा। हम बोलेंगे वेयर इज ही, तब ये सही होगा। लेकिन अगर मैं कोई भी क्लोज, नो बडी नोज, कोई नहीं जानता, वेयर ही इज, वह कहाँ है, आई नो, मैं जानता हूँ, वेयर ही इज, मैं जानता हूँ वह कहाँ है, आई वॉन्ट टू नो, मैं जानना चाहता हूँ, वेयर ही इज, वह कहाँ है, डू यू नो, क्या आप जानते हैं, वेयर ही इज, टेल मी वेयर ही इज। इस तरीके का कोई भी सेंटेंस आप ले लीजिएगा जिसमें डब्ल्यू एच का यूज किया गया हो, उसमें उस सेंटेंस में अगर पहले क्लोज भी लगाया गया है, अगर उस सेंटेंस में इस डब्ल्यू एच फैमिली वाले वर्ड के सेंटेंस के साथ साथ में कोई और क्लोज का यूज किया गया है, तो अगला सेंटेंस जो बनेगा सब्जेक्ट प्लस में वर्ब का बनेगा, ना कि वर्ब प्लस सब्जेक्ट, क्वेश्चन मार्क एज इट इज रहेगा। भले ये क्लोज इस डब्ल्यू एच फैमिली वाले वर्ड के सेंटेंस से बाद में लग रहा है, ये वाला कोई सा भी इनमें से, या फिर इसके पहले लग रहा है, बात वही होगी। सेंटेंस में जो वर्ब है वो बाद में आएगी और सब्जेक्ट जो है वर्ब के पहले आएगा, बनेगा हमारा क्वेश्चन ही, ठीक है। बस इतनी सी बात है। ये पूरा बड़ा टॉपिक है, ये पूरा बड़ा टॉपिक हम डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट में पढ़ेंगे, नरेशन में पढ़ेंगे। अभी सिर्फ थोड़ा थोड़ा बेसिक हमने जान लिया है, जितने की हमको जरूरत थी। लेकिन जब सेंटेंस पे आएंगे तब आपकी ये चीज पक्की हो जाएगी, ठीक है। तो इस जो क्लास में हम इतना ही देखेंगे आज। इससे आने वाले जो अगली क्लास है उसमें हम प्रेजेंट इंडेफिनिट के एक्शन के बारे में बात करेंगे। एक्शन वाले सेंटेंस में वह क्या करता है, वह कहाँ जाता है, वह क्या पढ़ता है, इस तरीके के सेंटेंस में, ठीक है। आज के इस लेक्चर में इतना ही। थैंक यू, थैंक यू वेरी मच।